बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शब्द को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप तो जानते ही हैं, तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो को रोक कर इस पर 2 लाइन लिखें। चलिए इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। एक अपेक्षित लक्ष्य के लिए अपना पैसा, धन, समय या प्रयास को लगाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फाइनेंस में अपेक्षित लक्ष्य का अर्थ होता है बेहतर रिटर्न, यानी बेहतर रिटर्न के लिए अपना पैसा, धन, समय या प्रयास को लगाना इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टर क्या होता है? वह जो निवेश करे आप और हम। अब नई और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जर्नी शुरू की जा सकती है। पहले समझते हैं शेयर को। शेयर का शाब्दिक अर्थ होता है बांटना। मान लीजिए किसी कंपनी यक्स की पूंजी 10 करोड़ रुपए है और कंपनी पूंजी को 1 लाख अलग अलग हिस्से में बांट देती है, यानी बांटा गया हर एक हिस्सा जिसे यूनिट माना जाएगा शेयर कहलाएगा। यानी यक्स कंपनी के एक शेयर का मूल्य 100 रुपये है। शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंपनी की इक्विटी में निवेश की गई राशि के स्वामित्व को दर्शाता है। सरल शब्दों में कहें तो हिस्से का स्वामित्व शेयर कहलाता है। एक शब्द है शेयर मार्केट। भारत में 2 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जो शेयर मार्केट शब्द सुनते ही डर जाते हैं और इसे किसी जादू या तुक्का या कहा जाए कि धूर्त लोगों से जोड़कर देखते हैं, और दूसरे वे लोग जिनकी आंखें चमक उठती है। सच तो यह है कि दोनों को शेयर मार्केट का अधूरा या गलत ज्ञान है। पहले वाले बड़े बुजुर्गों की सलाह से डरे हुए हैं और दूसरे वाले वेब सीरीज की ओवर मोटिवेटेड स्क्रिप्ट से प्रेरित हैं। चलिए शेयर मार्केट चलते हैं। जैसे शेयर का अर्थ होता है हिस्से का स्वामित्व या ओनरशिप, उसी प्रकार शेयर मार्केट का सरल अर्थ है ऐसी मंडी जहां हिस्से का स्वामित्व यानी शेयर या ओनरशिप खरीदा बेचा जाता है, लेन देन किया जाता है। इसे एक रेगुलेटरी बॉडी मैनेज करती है जिसे सेबी कहा जाता है। यह प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है। इसे शेयर मार्केट का चौकीदार भी कहा जाता है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक शब्द है स्टॉक। हर एक अखबार का एक पेज इसी से भरा रहता है, आपने भी देखा होगा। इस रहस्य को समझते हैं। स्टॉक सबसे सामान्य शब्दों में कहा जाए तो शेयर का कलेक्शन स्टॉक कहलाता है, यानी ऐसी टोकरी जिसमें सारे शेयर रखे जाते हैं। यहाँ एक बात और समझ में आ गई कि स्टॉक की इकाई यूनिट को शेयर कहा जाता है। मान लीजिए यक्स कंपनी के 100 रुपये वाले 10,000 शेयर आपने खरीद लिए। आपको ध्यान होगा कि कंपनी यक्स 10 करोड़ रुपए की कंपनी है। 100 रुपये के 10,000 शेयर यानी कुल 10 लाख का शेयर, 10 करोड़ रुपए कंपनी का 1% का शेयर। इसे ऐसे कहा जाए कि कंपनी यक्स के 1% के स्टॉक आपके हैं। अब समझते हैं ब्रोकर। ब्रोकर माने मीडिएटर। स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर या निवेशक के बीच का मध्यस्थ या माध्यम। यही है दोनों के बीच ट्रेड कराने वाला। आजकल जो ट्रेड ऐप नज़र आ रहा है वह भी एक प्रकार का ब्रोकर है। आप बेसिक के सेकेंड स्टेज को पार कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। अगले स्टेज में चलते हैं। 6 शब्द का उपयोग किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है? ऐसा स्थान या प्लेटफॉर्म जहां कंपनियों के शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि बोलो ना, शेयर मार्केट ही स्टॉक एक्सचेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट का संबंध किसी देश में कारोबार करने वाले सभी स्टॉक एक्सचेंजों का समूह है। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। शेयर मार्केट में यूके शेयर मार्केट, ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, BSE इत्यादि आते हैं। अब अंतर समझ गए? शेयर मार्केट का दायरा बड़ा होता है और स्टॉक एक्सचेंज का सीमित। भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से कुछ को तो जानना ही चाहिए। सबसे पहले BSE को देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। आप कहेंगे बहुत पुराना है। जी हाँ, यह भारत का और एशिया का भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। आप समझ लें, यहाँ 5309 कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं। आप यह भी जानकर चौंक जाएंगे कि यह दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। सबसे काम की बात, इसका इंडेक्स सेंसेक्स। 1990 में BSE ने सेंसेक्स को अपना सूचकांक माना। जब इंडेक्स पर बात होगी तब इसे समझेंगे। वह NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विश्व के कुछ प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में से एक। आप BSE को पुराना मान रहे थे तो आप
इसे ताज़ा मानेंगे। 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। NSE देश में स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, वो जो कंप्यूटर पर कंपनी और शेयर की सारी जानकारी लोग देखते रहते हैं, हाँ वही। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब महत्वपूर्ण बात, इंडेक्स। NSE का इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। वो इंडेक्स के समय बताया जाएगा। हाँ, एक चीज़ छूट गया जो पहले ही बताना चाहिए था, ब्लू चिप स्टॉक। इससे पहले ब्लू चिप कंपनियों को समझते हैं। अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ब्लू चिप कंपनी कहलाएगी, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो ब्रांड बन गई हो और मार्केट उस पर विश्वास करता हो, उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। तो अब आप जान गए ब्लू चिप कंपनियों द्वारा जारी होने वाले स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक हैं। ब्लू चिप स्टॉक उच्च कीमत वाले मार्केट स्टॉक होते हैं। अब देखते हैं डीमेट अकाउंट को। जीरोधा, ग्रो अप, मोतीलाल ओसवाल, अप स्टॉक के एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी आते रहता है। इसमें से आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलने की सुविधा दिए जाने की बात की जाती है। चलिए जानते ये होता क्या है। डीमेट शब्द डीमेटेरियलाइजेशन से बना है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के स्टॉक होल्डिंग से संबंधित सभी जानकारी डिजिटल रूप से रखी जाती है। खाता से आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदे गए शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ETF स्टोर रख सकते हैं। पोर्टफोलियो वैसे तो इसका अर्थ होता है सपाट ब्रीफकेस, जिसका उपयोग कागज या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए किया जाता है। पर फाइनेंस की दुनिया में पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश की गई सारी परिसंपत्तियों का संग्रह, यानी एक इन्वेस्टर का ब्रीफकेस। इसे सेपरेट भी किया जा सकता है, जैसे स्टॉक पोर्टफोलियो, कमोडिटी पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और बॉन्ड पोर्टफोलियो। चलिए, बॉन्ड आ गया है तो पहले बॉन्ड को ही जान लें क्या होता है बॉन्ड। मार्केट से पैसा उठाने या कहा जाए कर्ज लेने की एक विधि है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए सरकार या कंपनी अपने बॉन्ड जारी करते हैं। इसके बदले बॉन्ड खरीदने वाले या ऋणदाता को ब्याज मिलता है। अब जो निश्चित अवधि है इसे परिपक्वता अवधि कहा जाता है, यानी इतने समय पर आपका बॉन्ड पक जाएगा। फिर मिलेगा क्या? वही मूल राशि जो आपने कर्जे या बॉन्ड खरीदने के बदले दिए थे। इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक का होता है। अगर आपको बॉन्ड खरीदना हो तो ब्रोकर से खरीद सकते हैं, या म्यूचुअल फंड या ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से भी खरीद सकते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं होगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा भाग रहा है। बुल एंड बेयर, इस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि फाइनेंस का यह भी जो ना जानता हो उसे भी इसके बारे में सब पता है। इसके बाद IPO करा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसे समझिए कि किसी कंपनी को अपने ग्रोथ के लिए धन चाहिए। जब वह इस इच्छा के साथ बाजार में आती है और आम जनता से धन जुटाती है, इसके बदले उसे निवेशकों को हिस्सा देना होता है। कंपनी निजी से सार्वजनिक हो जाती है, यानी जब कोई कंपनी अपने शेयरों को खुले बाजार में अपने लिए धन जुटाने की अपेक्षा से लाती है, उसे ही IPO कहते हैं। किसी भी IPO की एक लॉट की वैल्यू 10,000 से कम या 15,000 से ऊपर नहीं हो सकती है। शेयर बाजार के लिए मानक लॉट साइज 100 शेयर होती है। इसे राउंड लॉट भी कहते हैं। IPO शेयरों को खरीदने के लिए आमतौर पर केवल डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग डीमेट अकाउंट के साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सेकेंडरी मार्केट में IPO शेयरों को बेचने के समय काम में लिया जाता है। डिविडेंड, लाभांश माने लाभ का हिस्सा, लाभ का भाग। इसे एक पेमेंट मान लें जो कंपनी देती है अपने हिस्सेदारों को। हिस्सेदार कहने से मतलब होता है कि शेयर होल्डरों को देती है। कोई अनिवार्यता नहीं है, यानी कंपनी चाहे तो नहीं भी दे सकती है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा नगद भी या एक्स्ट्रा स्टॉक के रूप में दिया जा सकता है। एनुअल रिपोर्ट, कंपनी अपने पूरे वर्ष की घटना और स्थिति का दस्तावेज बनाती है, जो एनुअल रिपोर्ट कहलाता है। यह नए निवेशकों और पुराने शेयर होल्डरों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कंपनी की वर्तमान क्षमता मापी जा सकती है। कमाल हो गया, चलते चलते हमने स्टेज 3 को भी पार कर लिया। आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी और मोर इम्पोर्टेंट स्टेज में एंट्री ले चुके हैं। अपना ध्यान वापस वीडियो पर ले आइए। एक शब्द है बिड एंड आस्क। असल में बिड रेट और आस्क रेट या बिड वैल्यू या आस्क वैल्यू कहलाता है। बिड वैल्यू का हिंदी में अर्थ होता है बोली और आस्क का हिंदी में अर्थ होता है पूछना। बिड रेट का मतलब होता है वह उच्चतम मूल्य
जो खरीदार स्टॉक के शेयरों की निश्चित संख्या खरीदने के लिए भुगतान करेगा, और आस्क रेट का संबंध न्यूनतम मूल्य से होता है, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर विक्रेता स्टॉक बेचेगा। इन दोनों के बीच का अंतर यानी बिड रेट और आस्क रेट के बीच का अंतर बिड आस्क स्प्रेड कहलाता है। डेरिवेटिव यह एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्वेस्टर को भविष्य की तिथि में संपत्ति खरीदने या बेचने की अनुमति देता है, यानी ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डेरिवेटिव एक यूजफुल टूल है। आर्बिट्रेज एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो आर्बिट्रेज का मतलब है कोई भी वस्तु को सस्ते में खरीदकर अधिक दाम में बेचना। शेयर मार्केट में स्टॉक के साथ ही यही किया जाता है। इसे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें जोखिम कम होती है। अब एक शब्द है लीवरेज। इसे फ्यूचर का सौदा कहते हैं। आइए इसे तोड़ते हैं। इसे आप अपने क्रेडिट कार्ड जैसा माने। जब आपके पास पैसे नहीं भी होते हैं फिर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बाद में इन पैसों को चुकाया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो गिरवी रखी हुई संपत्ति की कीमत पर कर्ज चुकाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट में लीवरेज ट्रेडिंग होता है। यहाँ एक एक्सचेंज या ब्रोकर से उधार ली गई राशि से स्टॉक खरीदा जाता है। सभी स्टॉक में लीवरेज ट्रेडिंग की सुविधा नहीं होती। कौन से स्टॉक में होगी और किस में नहीं, इसका निर्धारण सेबी करता है। इसके बाद वोलेटिलिटी को समझते हैं। अस्थिरता यानी फ्लक्चुएशन। आपने ई बोट्स पर लाइफ लाइन को ऊपर नीचे करते हुए आगे की ओर भागते देखा होगा। इसका ऊपर नीचे होना ही वोलेटिलिटी कहलाता है। इसका दर वोलेटिलिटी रेट कहलाता है। एक निश्चित अवधि में किसी फंड का जितना अधिक उतार चढ़ाव होगा उसका स्थिरता या कहिए कि जोखिम उतना ही अधिक होगा। वोलेटिलिटी इंडिकेटर से इसे आंका जाता है। डिवेंचर दीर्घकालीन कंपनी द्वारा जारी किया जा सकने वाला निश्चित दर वाला एक कर्ज है। धन जुटाने के लिए ऐसा किया जाता है। कर्ज कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं। एक बात इस पर ध्यान देंगे, कर्ज कंपनी के लिए है, इन्वेस्टर के लिए नहीं। इसके जरिए निश्चित रिटर्न मिलता है। निश्चित रिटर्न मिलना निश्चित है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। इसमें आपको शेयर की तरह स्वामित्व नहीं मिलता है। अब आजकल का सबसे फेमस वर्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। यह तो आसान है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। एक ही दिन में स्टॉक को खरीदना और बेचना डे ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, लेकिन यदि आप उसी दिन शेयर नहीं बेचते हैं तो डिलीवरी ट्रेड कहा जाएगा। यह कम जोखिम वाला माना जाता है। याद रखें, इसके शेयर डीमैट अकाउंट में जमा नहीं होते हैं। एवरेजिंग डाउन यह एक साथी रणनीति होता है। इसमें स्टॉक का प्राइस गिरते ही खरीद लेना होता है। बड़ी मात्रा में गिरे हुए प्राइस के स्टॉक को खरीदना डीप बाइंग या डीप बाय कहलाता है। यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं और किसी प्रकार का अनुभव नहीं रखते हैं, इसी रणनीति से बचकर रहें, बड़ा झटका खा सकते हैं। और अंत में क्लोजिंग प्राइस या किसी दिन का अंतिम मूल्य है किसी स्टॉक, यानी ऐसे समझें कि पूरे दिन स्टॉक ऊपर नीचे होता रहा और अंत समय में जो मूल्य वह स्टॉक बंद हुआ वही क्लोजिंग प्राइस कहलाता है। मुझे विश्वास है आपने एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर नया जाना होगा, सीखा होगा। आप खुद को डेवलप करते रहें, क्योंकि आपके लिए आपसे अधिक इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं।